नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथाकथित एडुजोन पर। आज हम पॉलिटी बात करने के विषय में देख रहे हैं कि जो आज महत्वपूर्ण न्यूज़ है आज 11 अगस्त है, तो 11 अगस्त को जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो है क्या कि डॉक्टर उषा मेहता का आज देहांत हुआ था। तो कब 25 मार्च 1920 को इनका जन्म हुआ था और 11 अगस्त 2000 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका हम नाम आज क्यों देख रहे हैं, तो इनको क्या है कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और ये गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थी। तो क्या है कि उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस जो रेडियो था उसको प्रारंभ किया था इन्होंने। इस रेडियो से पहला प्रसारण भी उषा मेहता की आवाज़ से ही हुआ था। इस खुफिया रेडियो को क्या है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जय अच्युत पटवर्धन सहित कई प्रमुख जो नेता थे उन्होंने सहयोग दिया था। राम मनोहर लोहिया क्या थे, जेल में बंद थे, जेल की जो दीवार है उसको फांद करके भाग आए थे। उस समय का दौर ही कुछ अलग था कि लोग आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाह रहे थे कि किसी न किसी कैसे भी हो सके हम देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में अपने को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि करके देखें। इस चीज़ को है कि मतलब देश में आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने का प्रयास किया गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने रेडियो का संचालन किया था। फिर रेडियो पर होता क्या था, तो इसमें महात्मा गांधी सहित देश के जितने भी प्रमुख नेता थे उनके रिकॉर्ड किए गए जो संदेश थे उनको चलाया जाता था। तो उससे होता क्या, जनता में उत्साह, क्योंकि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ है तो सारे जितने भी बड़े नेता थे उनको सबको जेल में बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त को ही सारे जितने बड़े नेता थे उनको बंद कर दिया गया था। तो जनता को दिशाहीन न होने पाए और बड़े नेताओं का किसी न किसी तरीके से मार्गदर्शन मिलता रहे, उसके लिए इन्होंने रेडियो शुरू किया था। उसमें इनके साथ अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण भी आगे कई जगह पर सहयोग दे रहे थे। उसके बाद क्या है कि 3 महीने तक इन्होंने रेडियो का प्रसारण किया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने पता लगा लिया कि रेडियो कहाँ से प्रसारित किया जा रहा है और फिर इनको और इनके सहयोगियों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो क्या था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था उसमें इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो आज की ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर पर। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रधानमंत्री। हमने उपराष्ट्रपति पर बात कर ली थी, राष्ट्रपति पर बात पहले ही कर चुके थे। आज का प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या है, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। जो मेन सत्ता होती है यानी कि सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इसलिए संसदीय व्यवस्था में संसदीय व्यवस्था को एक तरीके से परिषदीय व्यवस्था या प्रधानमंत्री व्यवस्था भी कहा जाता है। जिस तरीके से अध्यक्षीय जो प्रशासन प्रणाली है उसको राष्ट्रपति व्यवस्था कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो संसदीय व्यवस्था है इसमें राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी कि इसको बोलते हैं डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव, अंग्रेजी में जो फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। वास्तविक जो कार्यकारी शक्तियाँ होती है किसके पास होती है, तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। इसको बोलते हैं डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव। वास्तविक जो शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री के पास हैं। फिर यानी राष्ट्रपति राज्य प्रमुख होता है। हमने बताया था जो राज्य है उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का प्रमुख कौन होता है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री क्या है, तो ये सरकार का प्रमुख होता है। आगे देखते हैं तो जो प्रधानमंत्री के लिए अनुच्छेदों, किन अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 75 का एक कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। मतलब प्रधानमंत्री जो होता है, कोई भी व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव नहीं लड़ता है। चुनाव क्या होता है, जैसे आज के समय वर्तमान जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो बनारस से चुनाव लड़ा है वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं लड़ा, उन्होंने एक सांसद के रूप में चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी में जो बहुमत में से पार्टी है इनकी, उन्होंने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया और उसके बाद में राष्ट्रपति ने उनको जो शपथ और प्रतिज्ञा की शपथ दिलाई, ठीक है। तो क्या है कि राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता, यानी कि बहुमत किसको, बीजेपी को मिला था, तो उसके नेता जो थे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। परंतु लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत ना हो, कभी कभी ऐसी कंडीशन आई है, खास करके 1980 से लेकर के जो 2000 तक के टाइम पीरियड है उसमें किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो उस स्थिति में क्या है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यहाँ राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई हैं कि इस मामलों में जो राष्ट्रपति है अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, कि मैक्सिमम जो सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए वो किसी अगर पार्टी को नहीं मिलता है, तब राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति सामान्यतया सबसे बड़ा दल जो होता है, यानी कि जब चुनाव होता है उसमें सबसे बड़ा दल जो जीत करके आता है उसके जो नेता होते हैं उनको बुला सकता है, या फिर गठबंधन जो बनता है
नेता, जो गठबंधन का नेता होता है, जिसे एक गठबंधन एनडीए है, एक यूपीए था, इस तरीके से गठबंधन में अगर मान लो किसी को बहुमत नहीं मिला तो अगर एनडीए को सबसे ज़्यादा सीट मिली तो एनडीए के नेता को बुला सकती है, या अगर मान लो कोई पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिली तो उसके नेता को बुला सकती है। इस तरीके का कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि बुला सकती है, और 1 माह के अंदर सदन में, हम देखते हैं कि 1 माह के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकती है। तो इसमें कहा गया कि सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति, और उसके बाद में 1 महीने के अंदर उनको कहा सकता है कि आप विश्वास मत हासिल करिए। इस तरीके से पीछे हुआ भी है। इसमें जब हम देखते हैं 1996 में 13 दिन की सरकार चली थी अटल जी की, उसमें विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। तो इस तरीके की कंडीशन आ चुकी है भारत में कई बार। ऐसा पहली बार कब, तो 1979 में नीलम संजीव रेड्डी उस समय राष्ट्रपति थे और मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। तो वाली सरकार यानी कि जनता सरकार बनी थी, उसके पतन के बाद इन्होंने इस तरीके का प्रावधान किया था कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसको बुलाया था सत्ता में आने के लिए। फिर आगे एक और स्थिति तब है कि जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है। मतलब एक और कंडीशन आती है जब राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री के चुनाव और नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है। क्या है, तो जब प्रधानमंत्री की अचानक, जैसे मान लो कोई प्रधानमंत्री है प्रेजेंट टाइम में और उसकी क्या हुई, अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई उत्तराधिकारी न चुना जाए, मतलब प्रधानमंत्री किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है और उसकी डेथ हो जाए, तो उसका कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं। तो ऐसी कंडीशन क्या होगा कि 1984 में हुआ था, इंदिरा गांधी सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ऐसा कंडीशन आई कि प्रधानमंत्री का पद खाली हुआ। तो उस समय क्या था कि उन्होंने किसी को, यानी कि पार्टी ने तब तक किसी को नेता भी नहीं चुना था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो उसमें क्या था कि फिर जे तुरंत पार्टी के जितने भी मेंबर थे उन्होंने राजीव गांधी को चुना। उसके बाद राष्ट्रपति ने उनको बुलाया, उन्होंने बहुमत सिद्ध किया, फिर राष्ट्रपति जो राजीव गांधी है वो प्रधानमंत्री बाद में बने। तो इस तरीके की कंडीशन के लिए राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। फिर 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा क्या संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। मतलब यह है कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा कोई, तब तक वो ज़रूरी नहीं कि उसको पहले बहुमत सिद्ध करना पड़े। मतलब कभी कभी होता है दुर्भावनापूर्ण कि कह देते हैं कि पहले बहुमत सिद्ध करो उसके बाद हम तुमको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। राष्ट्रपति को करना क्या चाहिए, तो राष्ट्रपति को चाहिए कि पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए, तब यथोचित समय दे, मतलब एक उपयुक्त समय देना चाहिए, समय सीमा के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहना चाहिए। कंडीशन यही है कि 1 माह के भीतर बहुमत सिद्ध करने के लिए अब दिया जाता है। इस तरीके की परिस्थिति विशेष हो सकता है, कभी कभी कम भी समय दिया जाए, लेकिन सामान्यतः 1 महीने का समय दिया जाता है। इस तरीके से हमने देखा। फिर 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, मतलब भारत में व्यवस्था ये है कि आप सदन के सदस्य नहीं हैं तभी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस तरीके के क्या है कि जो एक व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है वह 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बन सकता है, ये कंडीशन दी गई है। फिर कहा गया जो ये 6 महीने हैं इसके भीतर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी, मतलब चाहे राज्यसभा से चुनकर आ जाए चाहे लोकसभा से चुनकर के आ जाए, इस तरीके से आपको सदस्यता हासिल करनी होगी, नहीं तो अपना पद त्यागना होगा। तो ये कंडीशन कही गई कि आप 6 महीने तक प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको जो सत्ता प्राप्त दल है उसका भी समर्थन आपको हासिल होगा, तभी अब ऐसा हो सकता है। ठीक है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति है बिना संसद का सदस्य हुए मंत्री बन सकता है, अगर बहुमत प्राप्त दल है वो अगर चाहे तो। फिर प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। एक टाइम था जब तक से जो मतलब, क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन में क्या है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो जो लोकसभा है, यानी कि वहाँ की जो डायरेक्ट जनता द्वारा चुनकर आती है उसी दल का, यानी कि उसी सदन से चुना जाता है। लेकिन भारत में क्या कहा गया, भारत में कहा गया कि संसद का सदस्य होना चाहिए और मनोनीत ना हो, चुनकर के आए, चाहे राज्यसभा से चुनकर आए चाहे लोकसभा से, वो क्या हो सकता है कि प्रधानमंत्री बन सकता है। जैसे कि 1966 में हुआ क्या, इंदिरा गांधी को कोई भारत में पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने। लाल बहादुर शास्त्री की अचानक डेथ हो गई। फिर उसमें हुआ कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, तो इंदिरा गांधी जो थी वो बनाई गई। तो उसके बाद में 1966 में इस तरीके का पहला मामला आया था जब वो राज्यसभा की सदस्य थी और उनको बनाया गया था। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की शपथ, पदावधि एवं वेतन, मतलब प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है और पदावधि कितने टाइम तक होती है और उनके वेतन भत्ते क्या होते हैं। तो प्रधानमंत्री को जो शपथ है, राष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मतलब राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाएं, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं है। क्यों? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जो
प्रसाद पर पद धारण करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहा गया है कि इसका मतलब क्या होगी, अर्थात प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति तब तक नहीं हटा सकते जब तक कि उनको लोकसभा यानी कि संसद में बहुमत हासिल है। और संसद में बहुमत हासिल होने का मतलब है कि आपको लोकसभा में, क्योंकि जो विश्वास प्रस्ताव है या अविश्वास प्रस्ताव है लोकसभा में ही लाया जाता है। अभी वर्तमान में 11 अगस्त आज है और 10 अगस्त को कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तो उसमें फिर अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया क्योंकि सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। तो जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था इसी चीज़ को लेकर के कि क्या, तो उसमें कई मुद्दे और शामिल थे। तो ये प्रक्रिया है कि विश्वास प्रस्ताव सरकार को लाना होता है कि वो पूर्ण बहुमत है कि नहीं, तो जो विपक्षी दल है वो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ ला सकते हैं कि उनको पूर्ण बहुमत नहीं है, ये चीज़ है। तो राष्ट्रपति क्या है कि उसे अगर मान लो सरकार, ये कल जो बहस हो रही थी उसमें अविश्वास प्रस्ताव आया था, अगर वो पास हो जाता तो फिर जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको अपना इस्तीफ़ा देना पड़ जाता, लेकिन ऐसी कंडीशन थी नहीं तो इस्तीफ़ा नहीं दिया गया, ये चीज़ है। तो बर्खास्त नहीं, और अगर जब तक नहीं है तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता, ठीक। आगे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जो वेतन भत्ते हैं समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संसद के पास अधिकार है कि जो राष्ट्रपति के भी, प्रधानमंत्री के भी, संसद सदस्यों के भी और सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनके सभी के जो वेतन भत्ते हैं वो कौन, संसद निर्धारित करती है, ये चीज़ कही गई है। हम आगे बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ हैं वो क्या क्या हैं। तो प्रधानमंत्री के कार्यों को कई भागों में बांटा गया। जैसे कहा गया कि मंत्रिपरिषद के विषय में प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री होगा उसका क्या काम होगा। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति यानी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो बाकी मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ये चीज़ कही गई। तो राष्ट्रपति को नियुक्त करने के लिए, मतलब राष्ट्रपति किन मंत्रियों को नियुक्त करेगा इस बारे में सलाह जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है। ये चीज़ हम देखते हैं कि जो विभिन्न मंत्रालय हैं, जैसे आज के समय में रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, इस तरीके जितने भी मंत्रालय हैं, तो किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये प्रधानमंत्री डिसाइड करता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं। उसके बाद है कि किसी मंत्री को क्या कह सकता है, तो त्यागपत्र देने के लिए या राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। मतलब किसी मंत्री से चाहे तो त्यागपत्र ले सकता है और चाहे तो राष्ट्रपति से कह सकता है कि उसे बर्खास्त कर दिया जाए। दोनों कंडीशन में प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार दिया गया है। आगे कहा गया जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उनकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करते हैं। तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। फिर सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित, निर्देशित और उनमें समन्वय रखने का काम भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इसमें कहा जाता है प्रधानमंत्री क्या होता है, जो राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद है उसके बीच की कड़ी का भी काम करते हैं जो प्रधानमंत्री हैं। तो पद से त्याग देकर के क्या है, तो पद से त्याग देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, ये भी अधिकार है। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो अपना त्यागपत्र अगर देगा तो पूरी सरकार गिर जाएगी, ये चीज़ है। फिर नई सरकार बनेगी और हो सकता है फिर से नया मंत्रिमंडल बनाए कि अगर बहुमत है उस दल को तो फिर से बन सकता, चुनाव हो सकता ना हो, लेकिन ये कि वो सरकार जो अभी चल रही वो गिर सकती है, ये चीज़ कही गई। फिर कहा गया जब मंत्रिमंडल के बारे में देखा, फिर है राष्ट्रपति से जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, तो वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य भूमिका निभाता है। मतलब ये है कि राष्ट्रपति क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इस तरीके से जो दोनों के बीच की कड़ी का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। फिर कहा गया संघ के प्रशासन यानी कि संघ के प्रशासन तथा विधान विषयक जो कार्य हैं उनकी सूचना किसको, राष्ट्रपति को देने का कार्य किसका है, तो ये प्रधानमंत्री का है। और अनुच्छेद 78 में सीधे सीधे पूछा गया कई बार कि प्रधानमंत्री का कार्य क्या है, तो राष्ट्रपति को सलाह से जो सूचना देने का कार्य कौन है, तो प्रधानमंत्री के पास है। और राष्ट्रपति इसमें दायित्व भी है प्रधानमंत्री का, वो राष्ट्रपति को सूचना दे, और राष्ट्रपति चाहे तो उससे सूचना मांग भी सकता है, ये भी चीज़ है, दोनों प्रावधान है। फिर किसी विषय जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है, मतलब कोई मंत्री था उसने किसी विषय पर डिसीजन लिया है और क्या किया है, लेकिन मंत्रिपरिषद ने नहीं किया है। मतलब किसी एक विषय पर किसी मंत्री का डिसीजन आया है लेकिन अभी मंत्रिपरिषद ने उस पर कोई डिसीजन नहीं किया, तो राष्ट्रपति इसमें क्या कहेगा कि उस राष्ट्रपति आदेश से मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा सकता है। मतलब राष्ट्रपति आदेश देगा कि उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाए और उसके बाद में उस पर कोई डिसीजन लिया जाए, ये चीज़ कहा गया। क्योंकि जो संसदीय सरकार है वो किसी एक की शासन की बात नहीं करता, वो मंत्रिपरिषद ही शासन की बात करता है, जिसमें जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से जवाबदेही होती है, ठीक है। वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे कौन से महान्यायवादी जो कहे गए, महालेखा परीक्षक हैं, यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हो गए, और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। तो जितने भी अध्यक्ष सदस्य है जिनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं। फिर आगे कहा है कि संसद के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या दायित्व हैं, तो संसद के संबंध में प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। इसमें लोकसभा का नेता इस परिपेक्ष में होता है, भले ही वो राज्यसभा से चुनकर आए, लेकिन क्या होगा कि वो लोकसभा के जब तक प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है,
इसी वजह से धन विधेयक हो गया या अविश्वास प्रस्ताव, ये सब लोकसभा में ही आते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उतरता ही तो संसद के प्रति, लेकिन संसद में अगर राज्यसभा या लोकसभा दिया तो आप लोकसभा लगाएंगे, क्योंकि लोकसभा ही जनता की प्रतिनिधि इसको कहा गया है ना, प्रतिनिधि सभा। इस वजह से वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। हमने राष्ट्रपति की शक्तियों में पढ़ा था कि राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। विघटित करने की हमने कहा ना, खुद का इस्तीफा दे दे, लोकसभा विघटित हो जाएगी। उसके बाद में जिस तरीके से अगर कह दे कि ये सरकार खत्म हो रही है, नया चुनाव होने वाला है, तो उस तरीके की परिस्थितियों में लोकसभा विघटित हो सकती है। फिर जो सभा पटल है, यानी कि जो लोकसभा है, उसके पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। क्योंकि हम देखते हैं नीतियों की घोषणा जो राष्ट्रपति करते हैं, तो होती तो सरकार की ही है, तो उनको क्या करता है, सभा पटल पर रखवाने का काम जो प्रधानमंत्री है वही करते हैं। फिर अन्य शक्तियाँ कार्य क्या है, तो ये नीति आयोग हो गया, एकता परिषद हो गई, अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो गई, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद तथा कुछ अन्य जो संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष होता है। तो इस तरीके की जो जैसे नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं, एकता परिषद जो है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सब की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। फिर राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम देखते हैं जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, प्रधानमंत्री जो हुए हैं, उनकी जैसा जो राष्ट्रपति होता है उसके समय उसकी विदेश नीति को प्रधानमंत्री के अनुसार प्रायोरिटी मिलती है कि वो कौन कौन चीज़ें चाहता है कि हमारे जो देश है वो आगे आनी चाहिए। जैसे अभी की है, तो राष्ट्र को कहा गया कि हम विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं, तो उस तरीके की नीतियाँ हैं। हम किस क्षेत्र मतलब से रक्षा सेक्टर जो है उसको ज़्यादा मजबूत करना चाह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री डिसाइड करता है। ये चीज़ कही गई है। आगे करें, केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। प्रवक्ता मतलब है कि जो भी केंद्र सरकार की नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उनको पहली जो किसके नाम से, मतलब राष्ट्रपति के नाम से तो आती हैं, लेकिन उनको जारी कौन करता है? प्रधानमंत्री तो घोषणा करते हैं, अन्वेषण करते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इनोवेशन और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। फिर सत्ताधारी दल का नेता होता है। सत्ताधारी दल का नेता मतलब क्या है कि जो भी सत्ता शासन में होती है उसका जो नेता कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। फिर आपातकाल में जो राजनीतिक स्तर पर प्रबंधन का प्रमुख होता है। आपातकाल खास करके 1975 वाला लोग समझिए, 1975 में राष्ट्रपति का भी पद कौर हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय भी उस समय बहुत कुछ नहीं कर पा रहा था, प्रधानमंत्री ही सर्वेसर्वा हो गई थी। इसी वजह से कहा जाता है कि आपातकाल के समय जो सारी शक्तियां हैं वो खास करके प्रधानमंत्री में आ जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति किसके सलाह सहायता से काम करता है? मंत्रिपरिषद से। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री के पास शक्तियाँ भारत में ज़्यादा दी गई, ये चीज़ है। तो इसमें कहा गया कि अधिनायक होने की शक्ति उसके पास है, लेकिन भारत में लोकतंत्र है, इस वजह से अधिनायकवाद नहीं आ पाता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। और जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। हम सर्वोच्च कमांडर बताए थे कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जो तीनों सेनाएं हैं तो उनका सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, इस तरीके से। फिर आगे बात कही गई है, जो मुख्यमंत्री मतलब अभी तक भारत में जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से बहुत लोग ऐसे थे जो पहले मुख्यमंत्री थे किसी राज्य के, जैसे कि मोरारजी देसाई थे। ये महाराष्ट्र गुजरात वाला जो एरिया था, बम्बई के भी मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह थे यूपी के, वीपी सिंह यूपी से थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, ये आंध्र प्रदेश से थे, एचडी देवगौड़ा थे, ये कर्नाटक से थे। फिर नरेंद्र मोदी ये गुजरात से मुख्यमंत्री रहे। तो ये जो मुख्यमंत्री पहले थे बाद में प्रधानमंत्री भी बने। तो इस तरीके के क्वेश्चन खास करके जो छोटे वनडे एग्जाम हैं उनमें सीधे सीधे पूछ देता है। फिर उप प्रधानमंत्री का पद का प्रावधान किया गया। हम कभी भी सुनते हैं कि उप प्रधानमंत्री कौन है, कभी कभी रहे भी हैं भारत में। तो उप प्रधानमंत्री का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। इसका संविधान में इसलिए उल्लेख नहीं किया गया क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन में था नहीं, लेकिन ये भारत की अपनी ज़रूरत और महत्वाकांक्षा का परिणाम है। ये चीज़ हम देखते हैं। तो इस जो पद का है सृजन राष्ट्रपति ने एलोकेशन ऑफ रूल या रूल ऑफ बिजनेस के तहत किया है। मतलब ये संसदीय कानून में एक कुछ ऐसे प्रावधान है जहाँ आप कुछ नियम अपनी तरफ से बना सकते हैं, ये चीज़ कही गई है। तो इसमें जो उप प्रधानमंत्री है अपने पद के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेता है। तो इसमें उप प्रधानमंत्री जो बनाया जाता है कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, लेकिन उसका महत्व ज़्यादा होता है शासन प्रशासन में। उसको ध्यान में रखते हुए उसे जो प्रधानमंत्री है उसका दर्जा दे दिया जाता है। इसी वजह से वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेता है। वो क्या, क्योंकि संसद में जो संविधान प्रावधान करता है, जब कभी भी जैसे प्रधानमंत्री अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है, राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। इसी तरीके से हर जो पद हैं संवैधानिक
संवैधानिक वो अपने पद की शपथ लेते हैं। जो प्रधानमंत्री है ये संविधान में तो उल्लेख है नहीं, इस वजह से ये अब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेता है, कैबिनेट मंत्री के रूप में जो है शपथ लेता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में पीएम के सभी कार्यों का निर्वाह करता है। वैसे गृह मंत्री करते हैं। अगर मान लो जब उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो क्या होता है, फिर वो कार्य करने लगता है। जिस तरीके से हमने बात कही थी, राष्ट्रपति के नहीं होते फिर उपराष्ट्रपति कार्य करने लगते हैं। तो इसमें वही चीज़ है कि जब दो बराबर के नेता होते हैं तो उसमें से एक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, दूसरे को प्रधानमंत्री, इस तरीके से आप मान लीजिए। इसका जो मुख्यतः कार्य प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना, क्योंकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। अगर वो नहीं है तो फिर उप प्रधानमंत्री करेगा। इस तरीके से हम देखते हैं। फिर आगे बात कही गई है कि देश के पहले जो उप प्रधानमंत्री थे 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। भारत जब आज़ाद हुआ था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोगों का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो उनके महत्व को देखते हुए गृह मंत्री तो थे ही साथ में, और साथ साथ में उनको प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। फिर 1967 में मोरारजी देसाई को बनाया गया था। ये चाह रहे थे कि हमको प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था। 1979 में क्या है तो चौधरी चरण सिंह बनाए गए हैं। फिर 1979 में ही बाबू जगजीवन राम बनाए गए हैं। दो सरकारें बनी थी, जनता सरकार थी और मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह उसमें प्रधानमंत्री बने, तो उन्हीं के दौरान ये लोग बनाए गए। 1980 में YV चौहान बनाए गए हैं। फिर 1990 में देवीलाल चौटाला बनाए गए हैं। 2001 में लाल कृष्ण आडवाणी, जब ये बीजेपी की सरकार आई है और उसमें अटल जी प्रधानमंत्री थे, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी लास्ट जो उप प्रधानमंत्री हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी बनाए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि ये उप प्रधानमंत्री का पद का प्रावधान आता है। फिर आगे जो बात की गई है वो की गई कि जो प्रधानमंत्री हैं उसमें कार्यकाल के बारे में बताया गया। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो 16 वर्ष 9 माह का है जवाहरलाल नेहरू का रहा था सबसे ज़्यादा, क्योंकि 1947 से लेकर 1964 तक जो 64 है तब तक रहे थे वो। ठीक है, फिर प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, मोरारजी देसाई थे। इन्होंने इस्तीफा 1979 में हम देखते हैं। फिर लोकसभा का सामना न करने वाले चौधरी चरण सिंह, इनको कहा जाता है कि इनके चरण जो है संसद में ही नहीं गए, क्योंकि सरकार पर उनके जब तक संसद में जाने की बारी आई तब तक सरकार का पतन हो चुका, मतलब बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया था, इस वजह से ऐसा हुआ था। फिर बीपी सिंह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए थे। हमने देखा बीपी सिंह जो है अविश्वास प्रस्ताव 1990 के आसपास में इनको हटाया गया। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं ये पद ग्रहण करने के समय क्या था, तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। मतलब ये थे कि पीवी नरसिम्हा राव अपने मुख्यमंत्री थे, वहाँ के मुख्यमंत्री थे या वहाँ के विधायक थे। ठीक है, संसद के सदस्य नहीं थे, ये सीधे सीधे आप लोग मान लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी का पहला कार्यकाल सबसे छोटा, यानी कि 13 दिन का। जब 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई है तो 13 दिन का इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद में सरकार बनाए हैं 99, 98, 99, फिर उसके बाद 99 से लेकर के 2004 तक इनकी सरकार रही है। तो 3 कार्यकाल में इनकी सरकार रही है, इस तरीके से हम देखते हैं। फिर HD देवगौड़ा जो थे पद ग्रहण करते समय क्या थे, तो विधानसभा के अध्यक्ष ये सदस्य थे। HD देवगौड़ा कर्नाटक से थे और ये विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है, बाद में फिर राज्यसभा से इनको लाया गया है, वो अलग बात है। अब हम बात करते हैं जो भारत में प्रधानमंत्री हुए उनका इधर दिया है कि नंबरिंग क्या है प्रधानमंत्री, उसके बाद में उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू का 1947 से लेकर 1964 तक रहा है। लाल बहादुर शास्त्री दूसरे नंबर पर आए, इनका 64 से लेकर के 66 तक रहा है। इनका देहांत हो गया था, ताशकंद फाइल नाम से एक मूवी भी आई थी इस पर। उसके बाद में तीसरे जो है इंदिरा गांधी, तो 1966 से लेकर के 77 तक इनका कार्यकाल एक बार में रहा है। फिर मोरारजी देसाई जाए हैं चौथे नंबर पर, तो 77 से 79। फिर चौधरी चरण सिंह 79 से लेकर के 80 तक एक रहे हैं, इनका कार्यकाल छोटा ही है। फिर इंदिरा गांधी फिर से आई हैं, तो अगली बार 80 से 84 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में फिर राजीव गांधी आते हैं, तो 1984 से लेकर 89 तक रहे हैं। फिर VP सिंह आते हैं, तो 89 से लेकर के 90 तक रहे हैं। फिर 90 से 91 हम देखते हैं कौन थे, तो ये आपके थे चंद्रशेखर। ये वही दौर है जब दल बदल वाला काफ़ी ज़्यादा जोर था, उसमें सरकारें बन रही थी, फिर हट रही थी, फिर बन रही थी, क्योंकि कोई स्थायी सरकार नहीं बन पा रही थी। तो उसमें गठबंधन सरकारों का प्रयास का दौर चल रहा था। तो चंद्रशेखर थे ये 90 से 91 तक रहे। VP सिंह जो हैं PV नरसिम्हा राव तो 1991 से लेकर 96 तक के रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं ये 13 दिनों वाला जो उनका कार्यकाल है वो यही है इनका। ठीक है, तो
16 यानी कि 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक इनका कार्यकाल रहा है। एच.डी. देवगौड़ा जो हैं ये कब 1996 से 97 तक रहे। आई.के. गुजराल यानी कि इंद्र कुमार गुजराल जो रहे 1997 से लेकर 98 तक। अटल बिहारी वाजपेयी का दूसरा कार्यकाल जो रहा है 1998 से लेकर 99 तक रहा है। फिर तीसरा जो रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 1999 से लेकर 2004 तक। फिर 16वां जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका 2004 से लेकर के 14 तक, 2004 से 9, 9 से फिर 14। अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री 17वें नंबर का, ये क्रम भी पूछा जाता है कि कौन से क्रम के प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो 17वें क्रम के हैं, नरेंद्र मोदी जी। और 2014 में इनका पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में चुन के आए थे, तब से अभी तक है और आगे भी आई थिंक यही रहेंगे अभी, ये चीज़ है। तो इस तरीके से हमने आज प्रधानमंत्री को लेकर के बात की है। अब अगले लेक्चर में मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।